स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम जो कि है आपका IKS, जो कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है, सेशन 25-29, उसका एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे हैं और उस हिसाब से उन सभी में मुझे ये पहला ऐसा क्वेश्चन लगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, भारतीय परंपरा में लोक और शास्त्र, यानी मूल रूप से हमें लोक और शास्त्र के बीच में इंटर रिलेट करके पढ़ना है, यानी दोनों में क्या संबंध है उसको जानना है। ठीक है, देखो लोक और शास्त्र जो है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं लेकिन अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो भारतीय संस्कृति की मूल संरचना दो आधारों पर टिकी हुई है। पहला तो है लोक और दूसरा है शास्त्र। लोक जहाँ जनसाधारण के जीवन, अनुभव और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं शास्त्र उस ज्ञान को व्यवस्थित, नियमबद्ध और अस्थायी रूप प्रदान करता है। इन दोनों में समन्वय से ही भारतीय संस्कृति का समग्र विकास हुआ है। यानी लोक क्या होता है सो जानो। जैसे कि झारखंड में कई सारे परंपरागत चीज़ें हैं जिसको आप कहते हो कि ये हमारा एक प्रकार से कल्चर है। ठीक है, प्रकृति की रक्षा करना हमारा एक प्रकार से कल्चर है। ठीक है, तो ये भी लोक के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा झारखंड में कई सारे अन्य नृत्य वगैरह होते हैं, डांस वगैरह होते हैं, जैसे कि झूमर वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो लोक में ही आती है। लेकिन शास्त्र क्या होता है, अगर हम उन्हीं चीज़ों को किसी लिखित अवस्था में प्रस्तुत करें और उसे पढ़कर जानते हैं तो उसे ही हम शास्त्र कहते हैं। ठीक है, मान लो कि हमने झूमर के बारे में ही क्या किया कि उसको कलम बंद कर दिया। ठीक है, यानी उसको लिखित रूप में प्रदर्शित कर दिया, किसी किसी मतलब खाली पन्ने में उसको भर दिया और उससे लोग उसको पढ़ पा रहे हैं या उसके बारे में जान पा रहे हैं, तो वो आपका शास्त्र हो गया। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। इस संस्कृति के निर्माण में दो प्रमुख आधार रहे हैं। पहला लोक, जिसे जन साधारण भी कहते हैं, और दूसरा शास्त्र, ज्ञान एवं नियमों का संगठित रूप। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों में से यदि एक भी नहीं रहेगा ना, तो दोनों को अच्छे रूप से समझना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो लोक क्या होता है उसको थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। देखो, तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर ये लोग अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, अपनी परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है इनके गांव का कोई लोकगीत हो तो उन्हें ये गा और बजा रहे हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पर नृत्य एक प्रकार से देखा जा रहा है और वेशभूषा से ही पता चल रहा है ये राजस्थान और हरियाणा रीजन का कोई नृत्य है और ये कला के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, चीज़ों को। तो लोक का अर्थ क्या होता है, जैसा कि हमने जाना था ऊपर, सामान्य जनता, उनकी जीवन शैली और परंपराएं, विश्वास, रीति रिवाज, गीत, नृत्य और अनुभव, ये सारी चीज़ें लोक के अंतर्गत आते हैं। लोक को हम इंग्लिश में फोक भी कहते हैं। ठीक है, लोक की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है उसको जानेंगे। सबसे पहले तो अनौपचारिक ज्ञान होता है ये। ठीक है, यानी लोक ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभव से आता है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते आते हैं, तो हम अपने पूर्वजों से उन सभी कलाओं को सीखते हैं और उनको अनुभव के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है परंपरागत, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये मौखिक रूप से चलता आ रहा है। ठीक है, तीसरा आपका जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी खेती हो गया, त्यौहार हो गए, विवाह हो गया, जन्म आदि से ये संबंधित होता है। कई राज्यों में आप देखेंगे कि खेती से भी रिलेटेड कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि झारखंड में ही होता है मकर संक्रांति। ठीक है, उसी प्रकार असम में बिहू होता है और कई कई अलग अलग स्थान में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक परंपरा का एक प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में फसलों को सेलिब्रेट करने के लिए एक त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चौथा आपका हो जाता है सहज और सरल अभिव्यक्ति। इसमें क्या होता है कि लोकगीत, कहावतें और लोक कथाएँ शामिल होती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे देखें तो लोकगीत में सोहर आ जाता है, कजरी आ जाता है। ये जनरली बिहार और झारखंड में बच्चे के जन्म पर गाया जाता है सोहर।
दूसरा आपका होता है लोक नृत्य, जैसे भांगड़ा हो गया, गरबा हो गया। भांगड़ा आपका पंजाब का लोक नृत्य है, वहीं गरबा की बात करें तो वो गुजरात का है। उसी प्रकार झारखंड में झूमर होता है और कई कई स्थानों में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि राजस्थान में घूमर होता है। तो ये सारे चीज़ें जो है अलग अलग स्थान पे वैरी करती हैं, ठीक है। आप जैसे ही जोग्राफिकल डिफरेंस आएगा उसके अनुसार चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। लोगों की रहन सहन चेंज होता है, लोगों का खान पान चेंज हो जाता है, लोगों का जो आपका पहनावा है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लोक कथाएँ और कहावतें भी इसकी के अंतर्गत आती हैं। अब शास्त्र को देखते हैं, ठीक है। अब उन्हीं सारी चीज़ों को जो हमने पढ़ा अभी, जो आपका था फॉक, ठीक है, उसी को यदि हम कलम बंद करें, यानी उसको लिख करके प्रस्तुत करें ताकि बाकी लोग या आने वाली पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित रहे और ये जान सके कि आखिर हमारी परंपराएं क्या है, तो उसके बारे में शास्त्र में आसानी से प्रदर्शित किया जाता है लिख करके, ठीक है। देखो शास्त्र क्या है? शास्त्र का अर्थ है नियमबद्ध रूप से व्यवस्थित और लिखित ज्ञान को देना। यह विद्वानों द्वारा रचित होता है और समाज को दिशा देने का कार्य करता है, ठीक है। शास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? जैसे कि ये लिखित और व्यवस्थित ज्ञान देता है, नियमों और सिद्धांतों पर यह आधारित होता है और उसी के अनुसार इसकी लेखन क्रिया भी होती है, यानी उसी प्रकार से ये लिखा भी जाता है। तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है और साथ में शिक्षा और मार्गदर्शन का माध्यम भी ये बनता है, ठीक है। उदाहरण के लिए वेद, उपनिषद, पुराण, इन सभी चीज़ों से हमें जानकारी हमारे पूर्वज के बारे में मिलती है कि उनका रहन सहन कैसा था, वो किस प्रकार की परंपराओं को फॉलो करते थे, ठीक है। उनका लोकगीत क्या था, लोक नृत्य क्या था, इन सभी चीज़ों को हम जानते हैं। साथ में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे पुस्तकें, नाट्यशास्त्र, कर्मशास्त्र, कामशास्त्र, ये सारी पुस्तकें जो हैं शास्त्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब लोक में अभिव्यक्ति को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन इन फॉल्क। देखो लोक में अभिव्यक्ति बहुत स्वाभाविक और भावात्मक होती है, ठीक है। मुख्य रूप से बात करें तो लोकगीत जो है खुशी, दुख, ऋतु, विवाह आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। वहीं लोक कथाएँ जो है नैतिक शिक्षा पर आधारित होती है और इससे हमें जीवन के अनुभव भी प्राप्त होते हैं। लोक नृत्य के माध्यम से हम जनरली उत्सव और सामूहिक आनंद का लुत्फ उठाते हैं। वहीं कहावतें और मुहावरे जो है वो जीवन के अनुभव से बनती है, ठीक है। कई सारे कहावतें ऐसी होंगी जो आप यदि छोटे भी हो तो उन कहावतों में एक इस प्रकार से मैच्योरिटी आती है कि आपको उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। इनकी विशेषता क्या क्या है? तो इसमें कोई कठोर नियम नहीं होते हैं, बल्कि भावनाओं की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति भी होती है, ठीक है। शास्त्र में अब अभिव्यक्ति जानेंगे, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या जाना था? यहाँ पर हमने जाना था लोक में अभिव्यक्ति। अब हम जानेंगे शास्त्र में अभिव्यक्ति, ठीक है। शास्त्र में अभिव्यक्ति नियमबद्ध, सुसंगठित और तर्क संगत होती है। मुख्य रूप से बात करें तो इसमें सूत्र और श्लोक आते हैं, जिसमें संक्षिप्त और गूढ़ ज्ञान होता है, ठीक है। यानी हो सकता है वो ज्ञान आपका संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में दिया जाए, हो सकता है वो ज्ञान आपको पूरा विस्तृत रूप में दिया जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्रंथ और टीकाएँ जो कि किसी भी चीज़ की विस्तृत व्याख्या करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि रामायण ही लिखा गया है, ठीक है। तो रामायण पर यदि हम टीका लिखते हैं तो उसको और डिटेलिंग से हम प्रस्तुत करके उस पर टीका लिखेंगे, ठीक है। वेदों पर टीका लिखी जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है? टीका का मतलब कि विस्तृत व्याख्या करना, यानी जो उन चीज़ों में लिखी हुई है, यानी वेद और किसी अन्य ग्रंथ में लिखी हुई है। मान लो अर्थशास्त्र में लिखी हुई है, अर्थशास्त्र चाणक्य की एक पुस्तक है, तो हम उस पर एक टीका लिखते हैं। तो जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, जो ज्ञान दी गई है, उसके अलावा टीकाओं में क्या होता है कि उसको समझाने के कई सारे तरीकों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। नियम और सिद्धांत, जैसे नाट्यशास्त्र में अभिनय के नियम की चर्चा होती है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या हो जाती है? भाषा प्रायः संस्कृत और विद्वतापूर्ण होती है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है ज्ञान का संरक्षण करना और उसका प्रचार प्रसार करना है, यानी लोगों तक फैलाना है। अब इन दोनों में संबंध जानेंगे, इन दोनों में आखिर क्या संबंध होता है, लोक और शास्त्र का संबंध। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। लोक से शास्त्र का निर्माण होता है। कैसे? शास्त्र का आधार लोक जीवन ही होता है, ठीक है। यानी शास्त्र जो है लोगों के जीवन से ही प्रेरित होकर लिखा जाता है। विद्वान लोक अनुभव को नियमों में बदलते हैं और उसे ही अपनी पुस्तकों में लिखते हैं। उदाहरण के लिए लोक नृत्य से
शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार लोकगीतों से संगीत शास्त्र का निर्माण हुआ, यानी लोकगीत जो आमतौर पर लोग गाते थे उन्हीं को एक संगठित रूप में किसी पुस्तक में यदि प्रदर्शित कर दिया जाए उसी चीज़ को, तो वो संगीत शास्त्र कहलाता है। ठीक है, यानी जो आपने अनुभव किया है उन्हीं अनुभव किए हुए चीज़ों को किसी पुस्तक में कलमबंद करना, वो होता है शास्त्र का काम। ठीक है, शास्त्र से लोगों का मार्गदर्शन भी होता है। ठीक है, कैसे शास्त्र जो होता है वो समाज को दिशा देते हैं, नैतिकता और अनुसंधान स्थापित करते हैं, और साथ में इसका उदाहरण अगर हम देखें कि धर्मशास्त्र द्वारा सामाजिक नियम दिए जाते हैं, आयुर्वेद द्वारा स्वास्थ्य ज्ञान दिए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कई सारे दर्शन आपके उपस्थित हैं जिसके सहारे लोगों को कई सारे दर्शन के ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, लोक में शास्त्र और शास्त्र में लोक, इसको कैसे जानेंगे, यही हमारा मेन क्वेश्चन था कि लोक में शास्त्र और शास्त्र में लोक को कैसे जानेंगे। तो लोक में शास्त्र यानी लोक जीवन में शास्त्रीय तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे विवाह संस्कार, पूजा विधि, ये सारे जो है इसमें उपस्थित होते हैं। अब शास्त्र में लोग कैसे उपस्थित होता है, सो जानो। शास्त्रों में लोक जीवन का वर्णन मिलता है, यानी लोग जो वास्तविक रूप से करते हैं उसको चीज़ों में लिख करके प्रदर्शित करना। ठीक है, जैसे पुराणों में लोक कथाएं, परंपराएं आदि। अब निष्कर्ष को जाने तो भारतीय परंपरा में लोक शास्त्र एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, लोक जीवन का वास्तविक अनुभव देता है, वहीं शास्त्र उस अनुभव को व्यवस्थित और अस्थायी बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि लोक बिना शास्त्र अधूरा है और शास्त्र बिना लोक निर्जीव है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा प्रश्न, जिसे हमने अच्छे से जाना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ऐसा ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।